हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपावली देवी, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। मैं बीए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए नदी के द्वीप जो कविता है लेकर हाजिर हुई हूँ। नदी के द्वीप। नदी के जो द्वीप है, अगे ने इसको लिखा है। नदी के द्वीप श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे की सुप्रसिद्ध प्रतीकात्मक कविता है। इसमें अगे ने प्रतीकों का प्रयोग किया है। इसमें कवि ने नदी की धारा, द्वीप और भूखंड के प्रतीकों के माध्यम से व्यक्ति, समाज और जीवन प्रवाह के पारस्परिक संबंधों को उजागर किया है। द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। नदी परंपरा, भूखंड समाज का प्रतीक है। परंपरा समाज और व्यक्ति को जोड़ने वाली कड़ी है। जैसे द्वीप भूखंड का अभिन्न भाग है, किंतु उसका अपना अस्तित्व भी है, वैसे ही व्यक्ति समाज का ही एक अंग है, किंतु उसका अपना अस्तित्व अथवा स्था भी है। उसके जो गुण या विशेषताएं हैं वह उसको अन्य व्यक्तियों से अलग बनाती हैं। नदी में मिलने से द्वीप का अस्तित्व मिट जाता है। इस प्रकार व्यक्ति भी समाज और परंपरा से संस्कार प्राप्त करके अपने अस्तित्व को बनाने की कोशिश करता है, परंतु वह उसमें मिलना नहीं चाहता है। समाज का सदस्य होते हुए भी उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। यहाँ पे कवि ने नदी के द्वीप के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश की है कि जैसे सूरज लाल है, कौवा काला है, ये क्या है, एक प्रतीकात्मक चीज़ें हैं। और अगे ने भी इन प्रतीकात्मक चीज़ों का प्रयोग करते हुए हमें नदी के द्वीप कविता है जो समझाई है। नदी परंपराओं और संस्कृति का प्रतीक है। द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। जो भूखंड है वो समाज का प्रतीक है। आगे की एक कविता है, हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह से ली गई है। इसका प्रकाशन वर्ष 1949 है। इसमें कवि ने कम शब्दों में बहुत सारी बातें हमें बताई हैं। नदी के द्वीप। द्वीप व्यक्तित्व को दर्शाता है, या ये कह लें शिशु को दर्शाता है। नदी संस्कृति और परंपराओं को दिखाती है, और यहाँ पे नदी है जो प्रतीकात्मक रूप से हमारी माँ है। भूखंड समाज को भी दर्शाता है, और समाज के साथ साथ वो इस कविता में हमारे पिता के भी समान हैं। इस प्रकार अगे ने यहाँ पर दो तरह के प्रतीकों का प्रयोग किया है। पहला जो प्रतीक है वो क्या है, प्राकृतिक, जो प्रकृति से हमें मिला है, जैसे द्वीप, नदी, भूखंड। दूसरा कौन सा है, मानवीय, शिशु, माँ, पिता। कवि द्वीप की तरफ से बोल रहे हैं और गंभीर अर्थों को दिखाते हैं। आगे कवि बताते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्वनी बह जाए। वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरिप, उभार, सेकत, कुल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह है, इसी से हम बने हैं। आगे जी क्या कहना चाहते हैं कि जो नदी है वो परंपराओं का प्रतीक है, संस्कारों का प्रतीक है। द्वीप है जो व्यक्ति का प्रतीक है। आगे की एक कविता प्रतीकात्मक कविता है। यहाँ पर कवि द्वीप के माध्यम से स्वयं बोल रहा है कि द्वीप को बनाने वाली कौन है, नदी है। लेकिन वह नदी को छोड़कर, स्रोत स्वनी का अर्थ क्या होता है, नदी, लेकिन द्वीप स्रोत स्वनी यानी नदी को छोड़कर बहना नहीं चाहता है। वो नदी को छोड़कर आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि द्वीप को जो भी आकार, कोण, गलियां, अंतरिप, उभार, सेकत, कुल, जो भी गोलाइयाँ मिली हैं वह सब नदी के द्वारा ही मिली हैं। अंतरिप का मतलब क्या है, बीच के टिल्ले। सेकत कुल क्या होता है, रेतीले किनारे। गढ़ी है मतलब बनाई गई है। आकार का मतलब देना है, रचना करना। अर्थात जो द्वीप है वो नदी से बनते हैं। और अब द्वीप है जो व्यक्ति है वो नदी या हमारे ये कह लो संस्कृति परंपरा को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहता है, क्योंकि नदी को जितने भी रूप, आकार, गोलाइयाँ, जो भी आकार मिला है वह उसको किससे मिला है, सब नदी से मिला है। किंतु हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं। कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि हम व्यक्ति हैं,
लेकिन हम धारा बनकर, नदी की धारा बनकर आगे नहीं बहना चाहते। स्थिर संपर्ण है हमारा। यहाँ पे नदी क्या कहती है कि नदी का काम तो बहना है, लेकिन द्वीप का काम एक जगह स्थिर रहना है। स्थिर संपर्ण है मतलब एक जगह अगर वो टिक के रहेगा तो ही उसका क्या है, दायित्व है, तभी वो टिक कर रह सकता है। नहीं तो क्या है, वह अपना दायित्व ही समाप्त कर लेगा। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, मतलब हम तो सदा नदी से ही बनते आए हैं, किंतु हम बहते नहीं हैं। लेकिन द्वीप बहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसको पता है कि बहना रेत होना है। अगर वो नदी की धारा के साथ बहा तो वो क्या बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, और हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। अगर वो नदी की धारा के साथ बह गया तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। पैर उखड़ेंगे, पैर उखड़ने का मतलब है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाना। पलवन होना मतलब बाढ़ आ जाएगी। डहेंगे, गिर जाएंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। अर्थात डहना सहना बह जाने का मतलब क्या है कि जो द्वीप है, जिसका स्थिर संपरण है, उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। और फिर हम चूर्ण होकर भी क्या कभी धार बन सकते हैं। फिर वो कहता अगर हम एक बार रेत बन गए तो रेत बनकर हम दोबारा से नदी की धारा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि रेत बनकर अगर जो द्वीप हैं अगर वो मिट्टी बन गई तो जो पानी, जो सलील का मतलब क्या, पानी तनिक गंदला ही करेंगे। जो पानी आज साफ़ सुथरा है उसको वो क्या कर देंगे, रेत बनकर उसको ख़राब कर देंगे। जो पानी आज उपयोगी है वो कल को पीने के लायक भी नहीं रहेगा। यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है कि किंतु हम द्वीप हैं, हम नदी के द्वीप हैं, हम कभी भी धारा नहीं बन सकते हैं। स्थिर संपरण, हमारा स्थिर संपरण है। हम सदा से द्वीप हैं, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी की। हम तो नदी के क्या हैं, द्वीप हैं, किंतु हम बहते नहीं हैं। कहते लेकिन फिर क्या है, हम द्वीप हैं, हमारा काम बहना नहीं, हमारा काम एक जगह रुकना है। क्योंकि अगर हम बहते गए नदी की धारा के समान तो बहने से हम क्या है, रेत बन जाएंगे, और रेत बनने से हमारा जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। अगर हम एक बार मिट्टी बन गए तो हम कभी भी दोबारा से नदी की धारा के साथ नहीं बह सकते हैं, बन पाएंगे। और रेत बनकर जो पानी आज पीने के लायक है कल को वो पीने के लायक भी नहीं रहेगा, और जो उपयोगी पानी है वो अनुपयोगी बन जाएगा। है नहीं यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है, और वह भूखंड हमारा पितर है। अब आगे कवि क्या कहना चाहता है कि द्वीप होना यह कोई मेरे लिए अभिशाप नहीं है, यह तो मेरे भाग्य में लिखा है। हम द्वीप हैं, ये कोई मैंने जानबूझ के अपने आप को द्वीप नहीं बनाया है, ये तो भाग्य की वजह से मैं द्वीप बना हूँ या व्यक्ति बना हूँ। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में। मेरे को बनाने वाली कौन है, नदी है। मैं नदी का पुत्र हूँ, और मैं नदी की गोदी में, क्रोड मतलब गोदी में बैठना चाहता हूँ। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है। बृहत मतलब बड़े बड़े, वह बड़े बड़े भूखंडों से मतलब समाज से मेरे को मिलाती है, और वह भूखंड ही जो समाज है वह हमारा पिता है। यहाँ पे नदी क्या कहना चाहता है कि कोई अगर मैं द्वीप यह कहना चाहता है कि मैं द्वीप हूँ, यह कोई अभिशाप नहीं है, ये तो मेरे भाग्य में लिखा है। लेकिन फिर भी वह नदी का पुत्र बनकर खुश है, और नदी की गोदी में बैठना उसको अच्छा लगता है, क्योंकि नदी ही है जो उसको बड़े बड़े भूखंडों से मिलाती है, और वह भूखंड ही उसका पिता है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो, यदि ऐसा कभी हो। अब आगे द्वीप क्या कहना चाहता है कि नदी तुम, क्योंकि नदी उनकी माँ है, और वो नदी को यही कहना चाहता है कि तुम आगे बढ़ती रहो। जो भूखंड से मतलब भूखंड उनका पिता है, जो हमें पिता से जो भी अधिकार मिले हैं, उत्तरदायित्व मिला है या आगे मिलता रहेगा, वह उनको लेकर
अपने आप को क्या है मानते, संस्कार देते रहेंगे, मतलब अपने आप को सुधारते रहेंगे। यदि ऐसा कभी हो, यदि तुम्हें कभी भयंकर रूप भी धारण करना पड़े तो भी तुम पीछे मत हटना, तुम अपने कार्यों के द्वारा आगे बढ़ते रहना। तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी सवेराचार से, अतिचार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घरघराता उठे, स्रोत सवेने ही कर्म नासा, कृति नासा, घोर काल प्रवाहिनी बन जाए। तो हमें स्वीकार है वह भी, उसी में रेत होकर हम छनेंगे, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टिकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, मात उसे फिर संस्कार तुम देना। अब यहाँ पे द्वीप क्या कहना चाहते हैं कि नदी तुम आगे बढ़ती चलो, जो पिता के रूप में जो हमें उत्तरदायित्व मिले हैं या आगे मिलते रहेंगे, वह हमें क्या है नए नए संस्कार देते रहेंगे, हम उन संस्कारों पर आगे चलते रहेंगे। यदि तुम्हें किसी कारण से या दूसरों के कारण कभी भयंकर रूप भी धारण करना पड़े, तुम्हें बाढ़ का रूप भी धारण करना पड़े, तो तुम पीछे मत हटना और अपने कर्मों से आगे बढ़ती रहना, तो वह भी हमें स्वीकार होगा। अगर हमें दोबारा से, अगर आज हम क्या हैं द्वीप हैं, अगर हमें फिर से रेत बनना पड़े तो हम दोबारा से छनेंगे, जम जाएंगे और फिर अपने वहीं पर स्थिर होकर द्वीप बनकर अपने पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा और फिर एक नए व्यक्तित्व का आकार लेकर हम दोबारा से खड़े होंगे। माता फिर हमें तुम संस्कार देना, आगे बढ़ाना। यहाँ पर कवि ने नदी, द्वीप, प्रवाह की नई परिस्थितियों के प्रतीकों के माध्यम से नदी में बाढ़ आने के कारण वह जब द्वीप बह जाते हैं और फिर कहीं नए रूप में बन जाते हैं, उसी प्रकार यदि व्यक्ति अपने आप को समाज या परंपराओं के प्रति अर्पित कर देता है तो वह समाप्त नहीं होता है, अपितु नया समाज और नई परंपराओं से फिर नए व्यक्ति का निर्माण करता है और पहले से बेहतर बनता है। आगे ने इसमें प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है और यह भाषा भावानुकूल भी है, शब्द योजना सटीक है, सार्थक है। यहाँ पर मुहावरों का भी प्रयोग किया है, जैसे पैर उखड़ना, चूर्ण होना। भाषा गद्यात्मक रूप में है। कवि ने व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व के महत्व को भी प्रतिपादित किया है। व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग रहकर भी अपनी उपयुक्तता सिद्ध कर सकता है। जो कवि की ये आगे की ये कविता है, यह बड़ी चर्चा में रही है और बहुत ज़्यादा ये सराही गई है। आगे की ये कविता प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीकों के माध्यम से कवि ने हमें बहुत अच्छे से नदी और द्वीप के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। यह हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह से ली गई है। आगे की ये कविता 1949 में प्रकाशित हुई है। इसमें आगे ने कम शब्दों में हमें बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश की है। नदी के द्वीप में कुछ कठिन शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे अंतरिप। अंतरिप का मतलब होता है समुद्र या भूमि से उभरा हुआ। सेकत मतलब जैसे रेतीला। इसमें कवि ने व्यक्ति को परंपराओं से जन्म लेता है और परंपराएं ही समाज से उसको जोड़ती हैं। व्यक्ति समाज का ऋणी है, उसे समाज को अपने कार्यों के द्वारा कलंकित नहीं करना चाहिए। उसको जो भी उत्तराधिकार मिलते हैं उनका उसको सही प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे यह भी बताया है कि जब तक विनाश नहीं होता तब तक अगली संस्कृति का जन्म नहीं होता है। यहाँ मनुष्य विराट समाज का ही एक हिस्सा है, उसकी अपनी अलग पहचान है। हम सभी नदी के द्वीप हैं, हम सभी इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं। उसका सौंदर्य एक रूप में नहीं रहता और एक रूप में रहकर वह कभी भी रुचिपूर्ण नहीं बन सकता है। सृष्टि का नियम है परिवर्तनशील रहना। परिवर्तनशील रहकर भी एक नए रूप को धारण कर सकता है। अगर प्रकृति हमेशा एक रूप में रहेगी तो वह कभी भी नया जन्म नहीं ले सकती है। यहाँ पे नदी
उपेक्षा करे और आगे बढ़ जाए, यह द्वीप नहीं चाहता है। जैसे नदी को द्वीप से अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे ही व्यक्ति को समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाएगा तो वह हमेशा क्या करेगा, समाज को दूषित करेगा और इससे समाज को हानि होगी। व्यक्ति को समाज में के नियमों में बंद कर रहना चाहिए, नहीं तो मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं रहेगा। यह आगे की जो कविता है नदी के द्वीप, इसमें व्यक्ति, समाज, संस्कृति, परंपराओं आदि को बड़े सुंदर तरीके से इसमें दिखाया गया है। आगे के जो कविता उपन्यास, इन पर फ्राइड का प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने पुरुष और स्त्री के संबंधों पर भी खुलकर टिप्पणी की है। परिस्थितियों के अनुसार हमारे विचार भी बदलते रहते हैं और हालातों से हम भी परिवर्तित होते रहते हैं। इसमें नदी के द्वीप के माध्यम से कवि ने बड़े अच्छे से हमें समझाने की कोशिश की।